तो हम लोग इतिहास को सिस्टमैटिक शुरू करते हैं। चूंकि इस विषय की अपनी एक महत्ता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी और बीपीएससी या अदर पीसीएस एग्जामिनेशन में, पीटी हो या मेंस, यहां से काफी प्रश्न होते हैं। और इतिहास के संदर्भ में एक प्रकार की भ्रांति भी है कि ये बड़ा जटिल सब्जेक्ट है, उबाऊ सब्जेक्ट है, इसमें तथ्यों का संग्रह है जिसको याद करना कठिन होता है। या फिर ये भी लगता है, चूंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, तो हम पुरानी चीजों को क्यों पढ़ें? पुराने शासकों के बारे में, राजा महाराजा के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में क्यों जाने? क्या फायदा है? लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है। चूंकि वर्तमान जीवन में मानव किस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट किया है, चाहे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे वो इकोनॉमी का क्षेत्र हो, चाहे वो कल्चर का क्षेत्र हो, ये तमाम डेवलपमेंट का आकलन आप कैसे करते हैं? किसी न किसी दौर को आप सापेक्ष में रखकर ही करेंगे और तभी आप मूल्यांकन करेंगे कि आपने कितना डेवलपमेंट किया है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास अतीत के आलोक में वर्तमान पर प्रकाश डालता है। ऐसे सामान्य तौर पे हम लोग यही जानते हैं, इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, या इति प्लस ह प्लस आस को जोड़ दिया गया तो ऐसा निश्चय निश्चित हुआ था। यही हम लोग अर्थ समझते हैं। चूंकि ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषण। ये अतीत के लोगों के अनुभवों का अन्वेषण करता है। क्या? इतिहास। इसको आप प्रैक्टिकली समझिए। जैसे शुरुआती दौर में पृथ्वी का तो आगमन काफी प्राचीन है। कहा जाता है 400 करोड़, 450 करोड़ वर्ष पुरानी यह पृथ्वी है। लेकिन इतिहास मानव की संस्कृति का अध्ययन करता है, कल्चर का अध्ययन करता है। तो हमें यह देखना है कि भाई मानव की एक्टिविटी इस पृथ्वी पर कब से। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लीस्टोसीन फेज, जो अबाउट 30 लाख वर्ष पहले जिसका आगमन हुआ, उस वक्त से ही मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। शुरुआती दौर में मानव पर्यावरण को नहीं समझता था, प्रकृति के तथ्यों को नहीं समझता था, फिर भी सरवाइव किया। तभी तो आज भी आप देखते कि यह मानव सतत डेवलपमेंट कर रहा है। तो शुरुआती दौर में मानव प्रकृति जीवी रहा होगा, प्रकृति का अन्वेषण करता था, अनुकूलन स्थापित करने की कोशिश करता था, तभी सरवाइव किया। शुरुआती दौर में बस निर्माण कला की जानकारी नहीं थी, भवन निर्माण कला की जानकारी नहीं थी, मानव बिल्कुल नग्न रहता होगा। शिकार और संग्रह पे आधारित उसकी जीविका थी, यानी मानव शिकारी था, संग्रह करता था। लेकिन कालक्रम में वही पशुपालक बन जाता है, पुनः कालक्रम में उत्पादक बन जाता है, ग्रामीण संस्कृति का डेवलपमेंट होता है। तो कैसे मानव की एक्टिविटियां होती गई, कैसे इस प्रकार के डेवलपमेंट होते गए, कैसे सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रकार की संस्थाएं कैसे स्थापित हुई। आज वर्तमान दौर में भी कई संस्थाएं कंटिन्यू कर रही हैं। इसका मतलब उसकी अपनी प्रासंगिकता भी है। इन तमाम चीजों के बारे में जानने का हमारे पास स्रोत क्या है? इतिहास, जो काल्पनिक नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार के तथ्यों पर आधारित है, वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित है। इसलिए यह विषय क्या है? बिल्कुल वैज्ञानिक है। या ये सोचिए, आज कई कंट्री आपस में संघर्ष कर रहा है। आए दिन न्यूज सुनते होंगे, क्या भाई लगता है तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा? आपके दिमाग में यह बात आती होगी, किस परिस्थिति में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, किस परिस्थिति में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, किस कंट्री की क्या नीति रही थी जो युद्ध हो गया, या फिर ये पत्रकारों की क्या भूमिका रही होगी। अब इसको अगर जीना है या जानना है तो आप क्या करेंगे?
क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर में तो आप थे नहीं। तब आप इतिहास में फर्स्ट वर्ल्ड वार को पढ़ते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार को पढ़ते हैं, क्षेत्र विशेष की प्रवृत्तियों को समझते हैं, उसके भौगोलिक वातावरण को समझते हैं, युद्ध किन परिस्थितियों में होता है, वर्तमान दौर में जो संघर्ष हो रहे हैं उसके साथ तारतम्यता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मतलब स्पष्ट है कि हम अतीत के आलोक में वर्तमान पर प्रकाश डालते हैं। यही इतिहास की अपनी महत्ता है और यही इसे काफी महत्वपूर्ण बना देता है, इंटरेस्टिंग बना देता है। तो जब हम भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक बात और आता होगा कि भाई ये नाम भारत, कभी इसी के लिए नाम हिंदुस्तान और कभी इसी के लिए नाम क्या इंडिया। ये नामकरण कैसे हुआ है ना? आज की क्लास में आप थोड़ा सा इसको समझेंगे, कल से फिर हम लोग सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, लिखेंगे। आपको लगेगा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिंधु नदी, आपने सुना होगा सिंधु नदी के बारे में। तो बाहरी दुनिया के लिए सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती रही है। शुरुआती दौर में आर्य संस्कृति का जो डेवलपमेंट हुआ यह भी सप्त प्रदेश में हुआ, पढ़े होंगे। विदेशी आक्रांताओं का आगमन भारत में एंशियंट दौर से ही होता रहा है। कभी ईरानी आक्रमण हुआ तो कभी यूनानी आक्रमण हुआ, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, है? तो ये ईरानी जो होते थे ये स उच्चारण नहीं करते थे, ये स के बजाय ह का उच्चारण करते थे। उन लोगों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। सिंधु क्षेत्र के लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। यानी ये हिंदू शब्द क्या है? ज्योग्राफिकल नाम है, क्षेत्र विशेष का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसी हिंदू से नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। यानी ये नामकरण आपको ईरानी लिटरेचर में या अरबी लिटरेचर में देखने को मिलेगा, है ना? यूनानी या ग्रीक या रोमन लिटरेचर में अगर आप देखेंगे तो वो इंडस, सिंधु के लिए इंडस शब्द का इस्तेमाल करते थे। सिंधु के लिए इंडस शब्द का इस्तेमाल करते थे और इसी इंडस से क्या बन गया? इंडिया। मतलब यूनानी लिटरेचर में, रोमन ग्रीक लिटरेचर में भारत के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ? इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, यानी ये भी नामकरण देखा जाए तो क्या है? ज्योग्राफिकल है ना? ऋग्वेद को अगर आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में, चूंकि ऋग्वैदिक काल में सब संध प्रदेश में कई आर्य कबीले मौजूद हुआ करते थे, उसमें एक भरत कुल भी था, उसमें एक भरत कुल था। या पौराणिक धर्मशास्त्र को अगर देखें, पुराण में राजा दुष्यंत की कथा है। राजा दुष्यंत का एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, वो चक्रवर्ती राजा हुआ और इसी नाम के आधार पे नामकरण क्या हो गया? भारत। आर्यावर्त आर्य संस्कृति पे आधारित नामकरण है। जैन लिटरेचर में इसी के लिए जम्बू द्वीप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जो आप पढ़ते हैं भारत का इतिहास या फिर शब्द इस्तेमाल करते हैं कंट्री के लिए हिंदुस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो ये से तमाम टर्म आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नाम कैसे पता। और जब हम भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत वैज्ञानिक वर्गीकरण तो नहीं है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के आधार पर भारत के इतिहास का वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है ना? तो हम यहां पे क्या पढ़ते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, है ना? एक सामान्य वर्गीकरण है। प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं तो प्रारंभ से लेकर कब तक? 750 एडी तक, और 750 एडी से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक का जो वर्गीकरण हुआ ये क्या कहलाया? मध्यकालीन भारत। और 1707 से लेकर आज तक क्या है? आधुनिक भारत।
बीपीएससी में अगर आप पढ़ते हैं तो 1947 तक पढ़ते हैं, लेकिन वही सिविल सर्विसेज के सिलेबस को देखें, प्रीलिम्स 1964, और मेंस के सिलेबस को देखें तो बिल्कुल कंटेम्पररी इंडिया, आज का भारत। तो जब हम पढ़ेंगे इतिहास को तो इस 3 खंड में बांट के हम इतिहास को पढ़ेंगे, और तब जब आगे हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, तो वहां भी आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास का भी वर्गीकरण है। नहीं, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास को जब पढ़ते हैं प्रारंभ से, तो एक ऐसा टाइम रहा था जिस वक्त मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था। मानव किसी प्रकार क्या कर रहा था, प्रकृति का अन्वेषण कर रहा था, अनुकूलन स्थापित कर रहा था, सरवाइव करने के लिए तमाम प्रकार की एक्टिविटी को कर रहा था। उस दौर के मानव के क्रियाकलाप के कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं। उस वक्त के मानव के क्रियाकलाप के कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाते हैं। जो कुछ भी एक्टिविटी करता है उससे संबंधित कुछ एविडेंस, प्रमाण मिल जाता है, जिसके आधार पर उस काल के इतिहास का आप निर्माण करते हैं, है ना? तो वैसे काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। प्रारंभ से लेकर 3000 बीसी, 3000 वर्ष पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक काल माना गया है इतिहास में। यानी क्या हुआ? जिस काल के लोगों को लेखन कला की जानकारी ना हो, जिस काल का कोई लिखित एविडेंस नहीं मिलता हो, जिस काल की जानकारी के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर निर्भर रहना पड़ता हो, और उस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कोई लिखित अभिलेख या इंस्क्रिप्शन टाइप चीज नहीं हो, तो वैसे काल को हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। ठीक है। एक ऐसा भी टाइम आया जब लोगों को स्क्रिप्ट की जानकारी थी। उस काल के लिखित प्रमाण भी हमें मिलते हैं, लेकिन अभी तक उस लिखित साक्ष्य को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। इतिहास के निर्माण में उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। तो वैसे काल को क्या कहेंगे? जैसे याद कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अपनी स्क्रिप्ट थी, वो पिक्टोग्राफिक लिपि का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा कालीन मृद भांडों पे, मिट्टी के बर्तनों पे, दीवारों पे, मुहरों पे लेखन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन आज तक उस पिक्टोग्राफिक लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। इसका मतलब उस लिखित साक्ष्य का इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में नहीं हुआ। तो वैसे काल को, जिस काल के लोगों को पढ़ना लिखना आता था, जिस काल के लोगों का अपना स्क्रिप्ट था, जिस काल के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन आज तक लिखित साक्ष्य को पढ़ने में सफलता नहीं मिली, वैसे काल को हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। क्या? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। ठीक है। और जस्ट आप देखते क्या है, ये चूंकि 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो दौर है, ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। पुनः आप देखते हैं 600 बीसी में स्क्रिप्ट का आगमन हुआ, और उस काल के लिखित जो साक्ष्य मिले उसको पढ़ने में सफलता भी मिल गई, इतिहास के निर्माण में उपयोगी भी है। यानी वैसा काल, जिस काल के लोगों को पढ़ना लिखना आता था, जिस काल के लोगों का अपना स्क्रिप्ट था, जिस काल के लिखित साक्ष्य मिले और उस लिखित साक्ष्य का इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में हुआ, वैसे काल को हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल पीरियड कहेंगे, ऐतिहासिक काल कहेंगे। यानी 600 बीसी से लेकर आज तक का दौर, ये पूरा का पूरा दौर क्या है? ऐतिहासिक काल है। समझ सकते? अब जो हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे क्या? चूंकि ये पूरा जो हम इतिहास पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री मैं पहले ही बताया, इतिहास का कोई भी डिस्कस जो है वो स्रोत पे आधारित है। अगर आपका स्रोत बेहतर है, स्रोत के बारे में जानकारी बेहतर है, तो इतिहास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, और प्रश्न का उत्तर लिखना भी क्या होगा? आसान हो जाएगा। लेकिन एक क्लास जो होगा सोर्सेज पे, मैं उस सोर्सेज की उपयोगिता की चर्चा करूंगा, न कि पूरे एंशिएंट का स्रोत एक जगह बताना है। नहीं, हर एक चैप्टर का अपना स्रोत पढ़ेंगे, आपको इजीली याद रहेगा और आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे, है ना? लेकिन फिर भी शुरू करने से पहले हमें स्रोतों की महत्ता को जानना है, उसके एप्लीकेशंस को जानना है। इसलिए जो नेक्स्ट क्लास होगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या? स्रोत पे चर्चा करेंगे, और तब चैप्टर वाइज इतिहास को शुरू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।